नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। साथियों, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे क्लास 12th का मानव भूगोल वाली किताब में, जिसका नाम है चैप्टर 4 और प्राथमिक क्रियाएं। तो चैप्टर 4 का जो प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें पढ़ते हुए हमने काफी हद तक कुछ चीजें पढ़ ली थी। जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि किस प्रकार से प्राथमिक क्रिया किन्हें कहते हैं, आखेट क्या होता है, भोजन संग्रहण क्या होता है, भोजन संग्रहण कहाँ कहाँ किया जाता था, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने इसके बाद पढ़ा था कि वाणिज्य पशुधन पालन क्या था, चलवासी पशुचारक क्या थे, ये सब हम पढ़ चुके थे। और कृषि पढ़ते हुए हम जब आगे बढ़े थे, तो कृषि में भी हमने कृषि का एक टाइप पढ़ लिया था, जिसे आप आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसी का एक और था जिसे आप गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि दो टाइप की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि गहन निर्वाह कृषि जैसे चावल प्रधान, और एक थी चावल रहित। यानी गहन निर्वाह कृषि भी हमारी दो टाइप की थी। एक जिसमें चावल ज्यादा उगाते हैं तो वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहलाती है, और जिसमें चावल नहीं उगाया जाता है, बाकी सभी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं उगाया जाएगा, मक्का उगाई जाएगी, तो ये सारी की सारी फसलें क्या कहलाती हैं, आपकी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। अब चावल रहित गहन निर्वाह कृषि और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर बस थोड़ा सा ये है कि एक में जहां चावल प्रधान कृषि है, उसमें क्या किया जा रहा है कि चावल ज्यादा उगाया जा रहा है, और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, उसमें चावल नहीं उगाया जा रहा है। एक और अंतर है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है जो वह वहीं की जाती है जहां पर वर्षा अच्छी होती है, इसलिए इसे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है, जैसे गेहूं है, मक्का है, तो ऐसे फसलों में सिंचाई स्थायी तौर पर की जाती है, जैसे ट्यूबवेल के माध्यम से, नहर के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम अब आगे पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे रोपण कृषि को। ठीक है, कृषि रोपण कृषि क्या होती है साथियों? जैसे कि अब आज हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, उसी तरीके से जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, अंग्रेज जब हमें हमारे देश में आए थे, तो ये बोल करके आए थे कि तुम्हें सभ्यता नहीं आती, अब तुम्हें सभ्यता सिखा रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते थे इंडिया के कल्चर की तुलना में। तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी क्षेत्रों में उपनिवेश बसाए, भारत को छोड़ करके बाहर भी गए लोग। भारत के अलावा दिखा जाता है कि लंदन का यानी ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ साम्राज्य हुआ करता था। और इन सभी देशों ने, खाली ब्रिटेन नहीं, बल्कि पुर्तगाल ने, ठीक है, और फ्रांसीसियों ने, इसके अलावा डचों ने, इन सभी लोगों ने आगे चल करके अपना बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाया था। यानी अपने जगह जगह जाके उपनिवेश बनाए थे। इन सब में से सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला ब्रिटेन था। तो साथियों, इन्होंने क्या किया, जितने भी यूरोपीय देश थे, इनके पास संसाधन कम थे, संसाधन नहीं थे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, अपने देश से बाहर निकल करके दूसरे देशों के संसाधन पे कब्जा किया, ताकि वो अपना विकास कर सकें, अपना पेट भर सकें और अपना जीवन पालन सही से कर सकें। अब ये जब दूसरे देशों में गए, तो वहां जाकर के इन्होंने कुछ कार्यक्रम किए, कुछ कार्य किए। जैसे कहीं पर जाकर के उन्होंने खेत में बागान लगाए, काय के गन्ने के बागान लगाए। ये सभी कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा या विश्व के जो भी यूरोपीय उपनिवेशवादी ताकतें थी, जिन्होंने साम्राज्य फैलाया अपना, तो इन्होंने क्या किया, जहां भी अपना साम्राज्य विकसित किया, वहां पर कुछ कार्य कृषि के किए। जैसे अंग्रेजों ने भारत में चाय के और कॉफी के बागान लगाए, ठीक है, और इसी प्रकार से और भी कई देशों ने जाकर के कहीं रबड़ के बागान लगाए, ठीक है, तो कहीं गन्ने के, अमेरिका ने फिलीपींस में गन्ने के बागान लगाए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना साम्राज्य जहां भी विकसित किया था, वहां पर इन्होंने रोपण कृषि शुरू की। तो रोपण कृषि होता क्या है, बेसिकली पहले एक जो फसल लगानी है, उसके पौधे तैयार की जाती है, फिर एक क्यारियां सी लगा करके एक लाइन से, कतार से उस पौधे को रोप दिया जाता है। फिर बाद में इसकी पत्तियों को, फलों को तोड़ लिया जाता है। आमतौर पर जब आप देखते हो कि केला एक ही बार फल देता है, लेकिन केले के बागान में क्या होता है, केले के पेड़ एक बार जब फल दे देता है, तो उसको काट दिया जाता है और काट के फेंक दिया जाता है, लेकिन उसी जड़ में से फिर से केले का पेड़ उगता है और फिर से वो फल देता है। यानी कि ये ऐसी फसलें जो एक बार फल देने के बाद दोबारा फिर से फसलें दे सकती हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम रोपण कृषि कहते हैं। इनके फलों को या फिर इनके मिलने वाले वस्तुओं को रोप लिया जाता है। ठीक,
तो रोपण कृषि को यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों में शुरू किया था, जहां पर इन्होंने अपने उपनिवेश बसाए थे। तो रोपण कैसे एक व्यापारिक कृषि है, सुनिए उसके बारे में क्या है। रोपण कृषि क्या है, यहाँ पे कैसे नहीं कृषि होना चाहिए था। तो रोपण कृषि क्या है, एक व्यापारिक कृषि है जिसमें बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला तथा कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खेतों का आकार इसमें बड़ा होता है। ठीक है, छोटा नहीं होता, खेतों का आकार भी बड़ा होता है, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी, जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। पूंजी निवेश, भाई पूंजी निवेश की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जब बाग लगाएंगे, बड़ा सा बगीचा लगाएंगे, तो उसमें कई सारे पौधों को रोपेंगे, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी के बीज वगैरह लेकर आने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अधिक पूंजी खर्च करने पड़ेगा, और इनके रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। भाई इसके अलावा खाद बीज डालने के अलावा और भी तो काम होते हैं, कीटनाशक लेके आना। ठीक है, तकनीक, इसमें आधुनिक तकनीकों के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर किसके उपयोग किया जाएगा, आधुनिक तकनीक के उपकरणों का यूज करते हैं ताकि फसल अच्छी हो। एकल फसली कृषि होती है ये, अकाल लिखा है यहाँ पे, अकल एकल है इसका नाम, एकल फसली कृषि। एक ऐसी फसली कृषि है एकल फसली। एकल फसली का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जो एक बड़े बागान या एक बड़े खेत में एक ही प्रकार की उपज दे रहे होते हैं, तो इन्हें हम एकल फसली कृषि कहते हैं। यानी गेहूं का एक बड़ा बागान होता है, एक बड़ा सा बगीचा होता है, एक बड़ा सा खेत होता है। इसी तरीके से केले का एक बड़ा बगीचा होता है, इसी तरीके से अमरूद का एक बड़ा बगीचा होता है, इसी तरीके से चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं। तो वहां पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो, एकल फसली कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए जरा कि श्रम, इस प्रकार की कृषि में श्रम की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा साथियों कि असम, ठीक है, असम में जो आप देखते हो चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं एक बड़ी सी टोकरी अपने पीछे लटका करके जाती हैं। उस टोकरी में वो चाय की पत्तियों को रोपती हैं और उस टोकरी में डालती रहती हैं, जिसे लेकर के वो फिर बाद में किण्वित करते हैं। किण्वित करने मतलब प्रोसेसिंग होता है पूरा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस चाय पत्ती तैयार होती है। ठीक है, तो उसमें श्रम की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि फार्म से लेकर के बाजार तक की दूरी आसानी से तय की जा सके और बाजारों तक माल आसानी से भेजा जा सके। जो भी इन्होंने सामान बनाया है, जो भी इन्होंने कृषि में उत्पादन किया, वो बाजार तक अच्छे से पहुंच सके। ठीक, इसलिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। क्षेत्र क्या क्या है, तो फ्रांसीसियों ने अपने, जहां भी इन्होंने अपने उपनिवेश बसाए थे, वहां पर जैसे अफ्रीका में इन्होंने उपनिवेश बसाए, तो कॉफी के बागान लगाए, कोकोआ की पौध लगाई, किसने लगाए, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने कॉफी के बागान कहाँ लगाए थे, तो ब्राजील में, ब्राजील में। चलिए साथियों, आपसे अभी एक क्वेश्चन है कि फेजेंडा किसे कहते हैं, तब तक आप सोचिए, फिर मैं अभी आपको बताता हूं, है ना। बताइए, तो आपको जब तक बताना है कि फेजेंडा क्या है। ठीक है, फेजेंडा बताइए, फेजेंडा क्या है, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, तो फ्रांसीसियों ने अफ्रीका में जाकर के अपने कॉफी के और कोकोआ की पौध लगाई थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने कॉफी के बागान भी लगाए थे। अब कहाँ लगाए थे वो आपको बताना है। ठीक, ब्रिटेन, ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए थे। यानी ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में, चाय और कॉफी के बागान लगाए, श्रीलंका में लगाए, और मलेशिया में जाकर के इन्होंने रबड़ के बागान लगाए थे। आगे, अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल के बाग लगाए थे। अमेरिकी वासियों ने क्या लगाया था, फिलीपींस में जाकर के अपने नारियल के बागान लगाए। हॉलैंड वासियों ने क्या लगाया, इंडोनेशिया में जाके गन्ने के बागान लगाए थे। ठीक है, अब सुनिए साथियों, जब रबड़ के बागान लगाए गए थे, तो रबड़ के बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। यानी पहले अंग्रेजों ने, जब ब्राजील और यूरोपीय लोगों ने जब ब्राजील पर कब्जा किया, तो केवल ब्राजील ही एक ऐसा देश था जहां पर रबड़ के बागान थे। वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं थे उस टाइम पर। और जब कहीं पर रबड़ के बागान नहीं थे, तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने कुछ चालें चली, तो वहां से कुछ चोरी करके रबड़ के बीज लेकर के आए थे, रबड़ के पेड़ों के, फिर उन्हें इंडोनेशिया जैसे देशों में रोपा गया था। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में रोपा गया। रोपने का उसके पीछे रीजन ये था, क्योंकि उन्हें क्लाइमेट वही चाहिए था, और रबड़ की आने वाले टाइम में जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली थी। इसीलिए इन देशों में उसका क्लाइमेट देखते हुए वहां पर पेड़ रोपे थे। यानी कि बीज चोरी करके लाए गए थे एक टाइम पर। ये हद थी उस टाइम पर, ये समझिए। ठीक है, और आज क्या है, बाद में
बाद में क्या है, ब्राजील में एक फंगस, एक कोई वायरस फैला जिसने क्या किया कि जितने भी रबड़ के बागान थे वो खत्म कर दिए, खा गया वो, तो मतलब बर्बाद हो गया रबड़ के बागान। ठीक है, तो रबड़ के बागान ब्राजील के क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर कोई रबड़ अच्छे से उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से ब्राजील से जो चोरी करके लेकर के आए थे, फिर मलेशिया और इंडोनेशिया में जो लगाए थे पेड़, तो आज वहीं से सारा बागान से, उन्हीं मलेशिया के और इंडोनेशिया के से रबड़ प्राप्त होता है। ठीक है, तो चोरी भी बड़े काम की रही उनकी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो साथियों फेजेंडा मिल गया आपको। तो फेजेंडा क्या होता है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। और फेजेंडा किसके नियंत्रण में है, तो यूरोपियों के नियंत्रण में है आज भी। ठीक है, तो फेजेंडा एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपको पेपर में हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, तो पढ़ करके जरूर जाना है, ध्यान जरूर रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। फिर से खुल गया था पीपीटी, देखिए जरा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। साथियों इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके, चाहे पेपर में क्वेश्चन के तौर पर आए, चाहे मैप के तौर पर आए, आएगा जरूरी है। मैप में तो आता ही आता है, और अलग से भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होता क्या है साथियों, हमारे देश में जहां पर एक छोटे छोटे खेत होते हैं, लेकिन हमारे देश में छोटे खेत क्यों है, इसके पीछे सोचा है कभी आपने? भाई हमारे यहाँ क्षेत्रफल तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, और अमेरिका जैसे देशों में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, कनाडा जैसे देशों में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसी तरीके से रशिया में भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे देश में क्षेत्रफल की तुलना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल तो है ही, लेकिन सातवां बड़ा देश होने के बाद भी हम पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे आ गए हैं। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व इन देशों से ज्यादा है। अब हमारे देश में जब जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए खेतों का आकार छोटा होता चला जाता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वहां पर जो खेती बाड़ी की जाती है बड़े से बागान में की जाती है, बड़े बड़े खेत लगा दिए जाते हैं, फार्म बना दिए जाते हैं। वहां ये फार्म कहते हैं, जो कई एकड़ में फैला होता है। ठीक है, वहां पर अभी ये क्या करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं, मक्का उत्पादन करते हैं, यानी खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। तो जब विस्तृत यानी बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, काय के लिए, व्यापार के लिए, तो इसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है। जब व्यापारिक उद्देश्य से अनाज का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर, तब वह विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखें तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की इसकी विशेषता है कुछ निम्न प्रकार से, यहाँ पर गलत लिख दिया, विस्तृत होना चाहिए था। सुनिए जरा, अर्थ, अर्थ क्या है कि इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में एक प्रकार की फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, वो भी व्यापारिक स्तर पर, यानी एक ही प्रकार के फार्म में ज्यादातर गेहूं उगाया जाएगा या मक्का उगाया जाएगा, तो फसल एक ही उगाई जाएगी, लेकिन बड़ा सब चाहे भले कितना ही बड़ा फार्म हो, फसल एक ही होगी। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो मुख्य फसलें हैं इसमें गेहूं, मक्का, जौ, राई, जई, ये सभी चीजें उगाई जाती हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि कई एकड़ में फैला होता है। तकनीक, इसमें सभी कार्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए जाते हैं। खेती में कटाई से लेकर, सॉरी, जुताई से लेकर के कटाई तक के सभी कार्य किससे होते हैं, तकनीकी माध्यम से होते हैं, मशीनों से होते हैं। इसीलिए इसमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। साथियों देखिए, हमारा देश में क्या है कि छोटा सा देश है, तो भारत में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है और परिवार के लोग मिलकर के खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का खेत है, ये अमेरिका का खेत है, सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। यानी मान लीजिए 1 एकड़ ये है और 1 ही एकड़ ये है, दोनों 1 एकड़ है। ठीक है, तो भारत में 1 एकड़ में खेती करते हैं, तो मान लो कि भारत में हुआ 15 क्विंटल गेहूं, 15 क्विंटल गेहूं हुआ। अमेरिका में उत्पादन किया तो मान लो कि 10 क्विंटल गेहूं हुआ।
कि भैया इतना कम कैसे क्यों हुआ। तो इसका रीजन ये है क्योंकि भारत में सभी लोग बड़ी अच्छे से खेती करते हैं, निगरानी करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं फसलों की, और परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चीज वेस्ट होने से रोक लेते हैं, तो बर्बाद नहीं होने देते फसल को। और यहाँ पर क्या है कि किसान एक नहीं होता, मतलब यहाँ पर सारा काम मशीनों से किया जाता है, किसान खुद से काम नहीं करता है अमेरिका में, तो ये मशीनों से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा उत्पादन कम होता है भारत की तुलना में। तो यहाँ पर कुल उत्पादन देखो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर 15 क्विंटल, यहाँ पे 10 क्विंटल, तो दोनों में काफी अंतर है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर काम करने वाले लोग 5 हैं, 5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं एक ही खेत में। एक ही खेत में यहाँ 5 लोग लगे हैं और यहाँ पर 2 ही लोग लगे हैं। तो जब इस टोटल उत्पादन को जब हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, तो 2 क्विंटल पर व्यक्ति पड़ेगा, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पड़ रहा है, मात्र 2 क्विंटल। उसी तरीके से अमेरिका में देखा जाएगा तो अमेरिका में एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही व्यक्ति थे यहाँ, तो एक व्यक्ति के हिस्से में पड़ेगा 5 क्विंटल। तो यानी कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन अमेरिका में कम है भारत की तुलना में। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे क्या है, अब क्षेत्र, यह कृषि विश्व के कई क्षेत्रों में की जाती है जहां इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, तो सुनिए जरा। तो उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले क्या है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में से प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, ये लिखा, उत्तरी अमेरिका में से प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में से वेल्ड्स, वेल्ड्स कहा जाता है, घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। आगे ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी के मैदान कहा जाता है, और यूरेशिया में इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। तो इसके विभिन्न नाम है, अलग अलग नाम है, 6 नाम है। 6 में से कोई 2 आपको वर्ल्ड मैप में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, आपको वहां भरना पड़ेगा, आसानी से भर देना। ठीक है, तो आगे बढ़े, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे भरना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इसे घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं इस कृषि को। ठीक है, अब अगली है अपनी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित, यहां पर मिश्रित लिखा होना चाहिए था, मिश्रित। चलिए, तो इस कृषि का वर्णन इस प्रकार से, इस प्रकार की कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। साथियों, मिश्रित कृषि हमारे देश में और विश्व के कई देशों में इसलिए की जाती है ताकि किसान को वर्ष भर अच्छे से रोजगार प्रदान किया जा सके। साथियों, किसान जब खेती बाड़ी करता है तो पूरे साल ऐसा नहीं है कि वो खेती बाड़ी में लगा रहता है, फसलों को काटता रहता है या फसलों को बोता रहता है, बल्कि इसके अलावा उसके पास कुछ टाइम खाली भी रहता है। जैसे जब वो फसल बोने का टाइम होता है, जब वो अपना फसल बो रहा होता है जून और जुलाई के महीने में, फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने में, नवंबर में बोता जाकर के गेहूं, तो जब ये फसल बोने का टाइम होता है ना किसान का, तब मुश्किल से 1-1.5 महीने का काम होता है। फिर पूरे साल का अगर टोटल माना जाए तो मुश्किल से 4 महीने का काम होता है, मैनुअली जो देखा जाता है। बाकी के 8 महीने तक जो काम होता है उसमें किसान को काम मिलता है फसल की थोड़ी बहुत निगरानी करना, देखना, भाई जंगली जानवरों से बचाना। ठीक है, खाद बीज के जो बीज डाला उसके लिए खाद वगैरह लेकर के आना, फसलों के अच्छे से देखरेख करने के लिए कीटनाशक वगैरह डालना, तो ये सारे काम करने के लिए होता है। लेकिन किसान पूरे दिन यही तो काम नहीं करता है ना, अब उसके लिए केवल खेती बाड़ी से इनकम मिलेगी, तो खेती बाड़ी से इनकम तो साल में एक बार मिलेगी जाकर के, ठीक है, इकट्ठी मिलेगी। जब फसल कटेगी, फसल कटेगी तो उसका उत्पादन होगा, उसे बेचने से जो आय प्राप्त होगी किसान को, तो वो उसे लगभग एक निश्चित टाइम के बाद मिलेगी। तो डेली का खर्चा उसका कैसे चलेगा। तो ऐसे में किसान की आय को बढ़ाने के लिए जरूरी है
कि वो किसान मिश्रित कृषि करे। मिश्रित कृषि के तौर पर पशुपालन करे, यानी पशुओं को भी पाले और खेती बाड़ी भी जब एक साथ करे तो इसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। आया समझ में? तो मिश्रित कृषि क्या है? जब पशुपालन और फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता है तो इसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अब इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो मुख्य फसलों के तौर पर इसमें गेहूं, जौ, मक्का तथा चारे की फसलें उगाई जाती हैं। चारा क्यों उगाया जाता है? अपने जानवरों को खिलाने के लिए, भाई जो पशु पाल रखे हैं उन्होंने। इन फसलों के साथ साथ कुछ पशुओं को पाला जाता है, जैसे मवेशी, भेड़, मवेशी मतलब भेड़ बकरी वगैरह जो, ठीक है, भेड़, सुअर एवं कुक्कुर भी पाले जाते हैं कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। आगे, इस कृषि का उद्देश्य होता है किसान को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य है जो कि पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि वर्ष भर केवल फसलों से रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए पशुपालन पर भी जोर दिया जाता है ताकि किसान को रोजगार मिल सके और इनकम बढ़ सके। खेतों का आकार काफी छोटा होता है, मध्यम आकार का होता है, ठीक है। तकनीक इसमें क्या है? तकनीक का उपयोग किया जाता है, आधुनिक तकनीकों से उपयोग करके हम फसलों का उत्पादन करते हैं। आगे, क्षेत्र, यह कृषि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में की जाती है। पश्चिमी यूरोप में कहाँ की जाएगी? तो जैसे कि आपका फ्रांस, जर्मनी और बाकी के जो स्विट्जरलैंड से ऊपर वाले एरिया हैं, ठीक है, स्पेन वगैरह के कुछ एरिया में की जाती है, तो वहां पर ये वाली खेती की जाती है। आगे, अब हम पढ़ेंगे डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या होती है? तो डेयरी कृषि में बेसिकली दूध उत्पादन का काम किया जाता है। और दूध उत्पादन किससे करेंगे? तो पशुओं को पालेंगे। पशुओं को कैसे पशुओं को पालेंगे? तो आम तौर पर दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को पाला जाता है, जो कि काफी ज्यादा दूध उत्पादन करने में सहायक होते हैं, तो उनसे दूध उत्पादन किया जाता है, जिसे आप डेयरी कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि क्या है? एक दूध उत्पादन का व्यापारिक कार्य है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है और दूध का उत्पादन किया जाता है। मुख्य पशु इसमें कौन कौन से हैं? तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सभी को पाला जाता है ताकि इनसे दूध उत्पादन किया जा सके। तकनीक, इसमें सभी प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, काफी ज्यादा पूंजी लगती है, ठीक है। पशुओं के लिए दूध उत्पादन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित रखरखाव में अधिक खर्च आता है, इसलिए पूंजी की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। भाई पशुओं को देख रेख करेंगे, उनके प्रजनन पर ध्यान देंगे, अच्छी ब्रीड के पशु पालेंगे तो पूंजी की तो अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और श्रम, अब भाई श्रम की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? भाई पशुओं के लिए छप्पर वगैरह डालना, उनके लिए घास फूस की व्यवस्था करना। भाई वो घास नहीं खाएंगे क्या? जब वो घास खाएंगे तो घास कौन लेकर के आएगा? तो किसान लेकर के आएगा, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दूध निकालना है तो दूध निकालने, अब तो मशीनों से निकाला जाने लगा है, लेकिन फिर भी और भी कई सारे काम होते हैं जिसके लिए श्रम की आवश्यकता पूरे वर्ष भर रहती है, इसीलिए इसमें श्रम की आवश्यकता ज्यादा बताई गई है। उत्पादन क्या है? तो पशुओं के द्वारा जो भी चीज उत्पादन होता है, आमतौर पर दूध उत्पादन होता है, ठीक है, उनसे द्वारा जो प्राप्त ऊन होती है, मांस होता है, उन सभी को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फिर डब्बा बंद करके बेच दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो डेयरी कृषि के, तो उत्तरी यूरोप का उत्तरी प्रदेश, ठीक है, इसे कहेंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर और पश्चिमी यूरोप, तो यहां पर ये वाली खेती की जाती है, यानी डेयरी कृषि की जाती है। कनाडा में डेयरी कृषि की जाती है, पशुओं को पाला जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में भी डेयरी कृषि की जाती है। साथियों, अब आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताना अभी कमेंट में कि किस देश में दूध पाइपलाइन के माध्यम से फार्म से डेयरी तक भेजा जाता है? चलिए बताइए, किस देश में दूध पाइपलाइन के माध्यम से पशु के फार्मों से लेके डेयरी तक भेजा जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। इसके बाद देखिए जरा, तो न्यूजीलैंड इसका नाम, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में क्या किया जाता है? दूध पाइपलाइन के माध्यम से न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में दूध पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है घरों में। आगे, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? तो भूमध्य सागरीय कृषि, साथियों देखिए एक बार, एक मिनट,
अगर इसको आप पृथ्वी मान लो, तो पृथ्वी के बीच से अगर आप डिवाइड करते हो तो इसको 0 डिग्री वाली लाइन को आप भूमध्य रेखा कहते हो, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के आसपास वाले पूरे इस रीजन में जो खेतीबाड़ी की जाती है, इस पूरे रीजन में जो खेतीबाड़ी की जाएगी, इसी को आप भूमध्य सागरीय कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमध्य सागरीय कृषि। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें ज्यादातर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, खट्टे फल उगाए जाएंगे, खट्टे फल। और क्या उगाया जाता है? तो सब्जियां उगाई जाती हैं, इनका उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब खट्टे फल कौन कौन से? तो अंगूर, ठीक, जैतून और अंजीर, इनका उत्पादन किया जाता है यहाँ। सब्जियां, हर टाइप की सब्जियां उगाई जाती हैं। तो सब्जियां उगा करके ये क्या करते हैं? फिर यूरोपीय देशों को बेचते हैं। साथियों, इस कृषि से यूरोपीय लोगों को बहुत फायदा होता है। जब सर्दियों में यूरोप में काफी भीषण ठंड पड़ती है और इतनी ठंड पड़ती है कड़ाके की कि वहां बर्फ जब गिरती है तो वहां पर कोई फसल उत्पादन नहीं हो पाता, सब्जियां फल फूल कुछ नहीं होता है उत्पादन। तो ऐसे में इन देशों से फिर ये लोग क्या करते हैं? इन सब्जियों और फलों को खरीदते हैं और अपना जीवन पालन करते हैं। ठीक है, आगे। तो भूमध्य सागर की विशेषताएं क्या है इस कृषि की? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी? तो खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जिसमें अंगूर, अंजीर, जैतून, अंगूर तथा अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे सब्जियां। आगे, शीत ऋतु में अमेरिका तथा यूरोप में जब ठंड पड़ती है तब यहाँ सब्जियों की फसलें की पूर्ति होती है। यहाँ से कहां से होती है? ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां से। ठीक है, तकनीक, इसमें वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए क्या किया जाता है? पूंजी भी अधिक खर्च होती है यहाँ पे। जब नई टेक्नोलॉजी मंगाएंगे, नए उपकरण मंगाएंगे, तो पूंजी की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन, यहाँ अच्छी किस्म के अंगूरों से, यहाँ पर केस नहीं किस्म होना चाहिए, अच्छे किस्म के अंगूरों से मदिरा का उत्पादन किया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा बनाई जाती है। जबकि निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनसे किशमिश और मुनक्का बनाई जाती है। यानी कि साथियों क्या है कि जो थोड़ी घटिया क्वालिटी के अंगूर हैं, निम्न क्वालिटी के यानी निम्न श्रेणी के जो अंगूर हैं, उनसे तो मुनक्का और किशमिश बन रही है, और वहीं जो अच्छी क्वालिटी की अंगूर हैं उनसे तो मदिरा बन रही है। तो मदिरा काफी जो नुकसानदायक चीज है वो भी अब अच्छी चीज बताया जा रहा है। ठीक है, सोचिए जरा। प्रमुख क्षेत्र में आपको मदिरा पीने के लिए नहीं कहूंगा, हालांकि देखिए यह कृषि यूरोप में, अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में, कैलिफोर्निया में, चिली, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब है बाजार के लिए सब्जी कृषि या उद्यान कृषि। साथियों, बाजार के लिए उद्यान कृषि या सब्जी कृषि क्या होती है? सुनिए, जब बाजारों में सब्जी के लिए खेतीबाड़ी की जाती है ताकि सब्जी उत्पादन करके बाजारों में बेची जा सके, तब आप इसे उद्यान कृषि या सब्जी कृषि कहते हैं। इसमें क्या क्या केवल सब्जियां ही नहीं, फल भी उगाए जाते हैं, कुछ फूल भी उगाए जाते हैं, जिनकी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसे ट्रक कृषि क्यों कहते हैं? तो इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए, जब कुछ फसलें होती है ना जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं, ये क्या होता है कि जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में जब इन्हें किसी फार्म से, फार्म मतलब खेत से, जब इनको काट लिया जाता है तो काटने के बाद तुरंत उन्हें बाजार में भेजा जाता है। अब बाजार में भेजेंगे तो बाजार में लेकर के कौन जाएगा? तो ट्रक। तो ट्रक एक रात में जो फार्म से बाजार की दूरी तय करता है, इसी के आधार पर इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे। खेतों का आकार कैसा होता है? तो इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और यह बेहतर यातायात के साधनों से नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। आगे, अब इसमें फसलें कौन सी उगाई जाएंगी? जो नगदी मुद्रा मिलती है उनके लिए। ठीक है, नगदी फसलें उगाई जाती हैं। श्रम तथा पूंजी क्या होती है? तो इसमें श्रम की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है और पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फूल तोड़ना, सब्जियों को तोड़ना, ठीक है, उनकी देखरेख करना, इस सभी काम के लिए श्रम, और फिर उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है कीटनाशकों को खरीदने के लिए।
तो इस सभी चीजों में पूंजी और श्रम दोनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आगे क्या है, क्षेत्र। इस प्रकार की कृषि यूरोप, अमेरिका, नीदरलैंड तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। नीदरलैंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक लाइन ध्यान रखना। नीदरलैंड ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। ट्यूलिप नाम का पौधा उगाता है, फूल उगाता है। ये कौन सा फूल उगाता है, ट्यूलिप। एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट है। ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है, तो आपको बताना है नीदरलैंड, ठीक है। और ये इसका राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है। आगे अगला है विभिन्न नाम। जिन प्रदेशों में जिन प्रदेशों में केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। जिस क्षेत्र में सब्जियां उगाई जाती हैं तो फार्म से सब्जियां बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लगता है कि टाइम भी हो चुका है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अभी, ठीक है। आगे का चैप्टर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।